दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी सर्जरी की क्लास नंबर 21 लेने जा रहे हैं और जो आज का टॉपिक है वो एनेस्थीसिया अर्थात निश्चेतक पे रहने वाला है और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस सर्जरी के व्यू से देखते हैं तो ये आज हमारी लास्ट क्लास है। और उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम इसमें आज डेफिनेशन वाला पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन ही इसके अंदर एनेस्थीसिया की है। तो एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया की परिभाषा क्या होती है। तो एनेस्थीसिया में आप यदि देखते हैं तो ये शरीर के किसी भाग का या पूरे शरीर में यदि संवेदना या चेतना का लॉस होता है तो एनेस्थीसिया में क्या होता है, या तो शरीर का कोई छोटा भाग हो सकता है या पूरे शरीर में संवेदना या चेतनाओं का लॉस होता है। और इस प्रक्रिया के अंदर देखो सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसका डिप्रेशन होता है, डिप्रेस होता है। तो सीएनएस का इसमें डिप्रेशन होता है और यह जो प्रक्रिया होती है वो रिवर्सिबल होती है। यह प्रक्रिया कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। अर्थात यदि किसी एनिमल को हम एनेस्थीसिया या बेहोशी में लाते हैं, जब बेहोशी उसको आती है तो सर्जिकल प्रोसीजर के बाद कुछ समय बाद वो पुनः होश में आता है। अर्थात एक बार बेहोश हो गया और वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आता है, तो यह प्रक्रिया कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। तो एनेस्थीसिया की परिभाषा होती है कि जब शरीर के किसी भाग में या पूरी बॉडी के अंदर चेतना या संवेदनाओं का तो लॉस होता है और इस प्रक्रिया में सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन होता है और यह प्रक्रिया कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है और यह कहलाती है एनेस्थीसिया। आगे हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, जैसे कि लोकल एनेस्थीसिया। तो एक होता है इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है कि शरीर के बिल्कुल छोटे से भाग में, शरीर के छोटे से भाग में यदि संवेदना का लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। यानी कि लोकल एनेस्थीसिया के अंदर यदि इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो ज्यादा जो फील्ड के अंदर यूज होता है वो है इसके अंदर लिग्नोकेन। लिग्नोकेन को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, 2% के अंदर ये आता है। और जैसे कि हमारे को टेल एम्पुटेशन करना है या लोकल एनेस्थीसिया का मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे लगाया जाता है और जिस चीज का या जिस पार्ट का हमारे को किसी का ऑपरेशन करना है तो उसमें यूज करते हैं। अर्थात शरीर के बिल्कुल एक छोटे से भाग में यदि संवेदनाओं का लॉस होता है तो वो कहलाता है लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद आता है रीजनल। रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर जब शरीर के एक बड़े हिस्से में, शरीर के एक बड़े हिस्से में यदि संवेदनाओं का लॉस होता है तो उसे हम बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। तो शरीर के एक बड़े हिस्से के अंदर यदि संवेदनाओं का लॉस होगा, यानी कि जो रीजनल एनेस्थीसिया होता है वो हमेशा एक नर्व के नजदीक लगाया जाता है। यानी कि यहां से नर्व का गुजरेगी या नर्व यहां से पास होती है तो नर्व वाली जो जगह होती है यानी कि नर्व के नजदीक पोजीशन में हम लगाते हैं। रीजनल जो एनेस्थीसिया होता है इसमें भी हम लोकल एनेस्थीसिया का ही यूज करते हैं, जैसे कि लिग्नोकेन। तो लिग्नोकेन को ही इसमें यूज किया जाता है। तो ये होता है रीजनल एनेस्थीसिया। और उसके बाद हम देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया।
जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो अब हमने इसमें देखा था लोकल में बिल्कुल एक छोटे से भाग में, रीजनल के अंदर शरीर के बड़े हिस्से में यदि संवेदनाओं का लॉस होता है, और जनरल के अंदर पूरे शरीर के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर। तो जब पूरे शरीर में संवेदनाओं का लॉस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया, जहां इसे हम कहते हैं कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस, यानी कि कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस, बिल्कुल बेशुद्ध हो जाता है, अर्थात पूरी बॉडी के अंदर यदि संवेदनाओं का लॉस होता है तो वो कहलाता है जनरल एनेस्थीसिया। अब जनरल एनेस्थीसिया का आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर भी आगे क्लासिफिकेशन आएगा, बारबिचरेट्स है, नॉन बारबिचरेट्स होते हैं, इसमें डिसोसिएटिव होते हैं, और इनहेलेंट एनेस्थीसिया है। तो आगे क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। तो जनरल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन के तौर पर याद रखना है कि जब पूरे शरीर में संवेदनाओं का लॉस होगा तो वो कहलाएगा जनरल एनेस्थीसिया, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस आ जाती है इसके अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं सर्जिकल एनेस्थीसिया। तो सर्जिकल एनेस्थीसिया देखो क्या होता है। तो सर्जिकल एनेस्थीसिया के अंदर एक बात तो यही रहेगी जनरल एनेस्थीसिया की, इसमें भी पूरी बॉडी के अंदर यानी पूरे शरीर के अंदर ही संवेदनाओं का लॉस होता है, पूरी बॉडी के अंदर संवेदनाओं का लॉस होगा इसके अंदर, और साथ में मसल्स जो होती है इसके अंदर वो रिलैक्स रहती है, मसल्स इसमें रिलैक्स होती है। और एक पॉइंट इसके अंदर ये है कि यदि हम सर्जरी को परफॉर्म करते हैं तो एनिमल के किसी प्रकार का दर्द इसमें नहीं होता, यानी कि उस एनिमल के दर्द रहित सर्जरी हम परफॉर्म करेंगे, मसल्स उसकी रिलैक्स रहेगी और पूरी बॉडी के अंदर संवेदनाओं का लॉस होगा, तो वो कंडीशन कहलाती है इसमें सर्जिकल एनेस्थीसिया। तो ये सर्जिकल एनेस्थीसिया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया क्या होता है, इसका मतलब होता है दर्द से निवारण। दर्द से निवारण कहलाता है एनाल्जेसिया, कहलाता है रिलीफ फ्रॉम पेन, एनाल्जेसिया कहलाता है दर्द से निवारण। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रैंक्विलाइजर वे कारक होते हैं जो पशु के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर कौन से कारक होते हैं, तो ये वे कारक होते हैं, वे कारक जो पशु के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। इसमें एनिमल जो होता है वो रिलैक्स रहता है और आसपास के वातावरण या सराउंडिंग से उसका संपर्क जो होता है वो टूट जाता है। इसमें एनिमल क्या होता है, पशु जो होता है वो रिलैक्स रहता है, वह उसका वातावरण या आसपास की जो सराउंडिंग है से जो संपर्क है वो इसमें नहीं होता, अर्थात संपर्क नहीं होगा, वातावरण के संपर्क से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो वे कारक क्या कहलाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी गाय और भैंस को यदि एक स्थान से कोई दूसरे स्टेट के अंदर जैसे भेजते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम उसको ट्रैंक्विलाइज किया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर्स लगा देते हैं। उसमें पशु का जो एनिमल फ्यूरियस है उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, पशु रिलैक्स हो जाता है और वातावरण से संपर्क में नहीं रहता, उसको ये तक नहीं पता लगता कि मैं कौन सी जगह पे हूं या कहां मैं जा रहा हूं, तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम ट्रैंक्विलाइजर का यूज करते हैं। तो ज्यादातर आपने देखा ही होगा, इसमें एक एग्जांपल है जो हम ज्यादा यूज किया जाता है जिसे हम सिक्विल के नाम से जानते हैं। तो ये इंजेक्शन हम लगाते हैं और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो हम कहते हैं ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। ट्राइफ्लूप्रोमाजीन के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं कि वे कारक जो पशु के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, पशु रिलैक्स रहता है, उसका वातावरण से संपर्क नहीं होता। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा है सिक्विल।
तो ये हो गए ट्रैंकुलाइजर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं इसके अंदर, सीडेशन। सीडेशन के अंदर देखो क्या होता है, इसमें सीएनएस का माइल्ड डिप्रेशन होता है। सीएनएस जो होता है माइल्ड तरीके से डिप्रेशन होगा इसके अंदर। तो सीएनएस का माइल्ड डिप्रेशन होता है इसके अंदर। इसमें पशु शांत रहता है, पशु बिल्कुल शांत होगा इसके अंदर। और इस कंडीशन के अंदर पशु जगा हुआ होता है, नींद में नहीं होता, पशु जगा हुआ होता है इसमें। तो वो कहलाता है इसके अंदर सीडेशन। तो सीडेशन के अंदर माइल्ड सीएनएस का डिप्रेशन होगा, पशु शांत होगा और इस कंडीशन में पशु जगा हुआ होता है, तो ये हम सीडेशन कहलाएगा। और सीडेशन के अंदर जैसे हम ड्रग्स यूज करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें तो एक इंजेक्शन है जाइलाजीन। तो जाइलाजीन को हम सीडेशन के रूप में यूज करते हैं, जो प्री एनेस्थेटिक एजेंट भी कहलाता है, एनेस्थीसिया से पहले दिया जाता है। तो सीएनएस का इसमें माइल्ड डिप्रेशन होता है, पशु शांत होगा इसके अंदर, पशु जगा हुआ होगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर नार्कोसिस। नार्कोसिस देखो क्या होता है, तो इसमें पशु क्या होता है, गहरी नींद के अंदर होता है। नार्कोसिस कंडीशन में पशु गहरी नींद में होता है, पशु गहरी नींद में होता है। वह पशु के किसी प्रकार का दर्द इसमें नहीं होता, यानी कि पशु के किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा, पशु गहरी नींद में होगा, तो यह कंडीशन कहलाती है नार्कोसिस। तो ये हो गया नार्कोसिस के बारे में। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर, हिप्नोसिस। अब हिप्नोसिस के अंदर क्या होता है कि सीएनएस का मॉडरेट डिप्रेशन होता है। सीएनएस का मॉडरेट डिप्रेशन होता है और पशु को आर्टिफिशियल तरीके से नींद में लाया जाता है। तो हिप्नोसिस की परिभाषा क्या होती है कि सीएनएस का मॉडरेट डिप्रेशन होता है। जैसे कि हमने सीडेशन में देखा था कि सीएनएस का माइल्ड डिप्रेशन था, लेकिन इसमें कैसा होता है, मॉडरेट होता है, उससे थोड़ा ज्यादा होता है। पशु को आर्टिफिशियल तरीके से नींद में लाया जाता है, यह कंडीशन कहलाती है हिप्नोसिस। तो एग्जाम के अंदर कई बार ये डेफिनेशन रूप में दिया होता है, तो ये पूछ लेते हैं कि ये सीडेशन होगा या हिप्नोसिस होगा या ट्रैंकुलाइजर का काम करेगा। तो ये हमारे को डेफिनेशन जो है वो फिक्स याद होनी चाहिए, तो उसी तरीके से हम आंसर को टिक कर सकते हैं। तो हिप्नोसिस की परिभाषा जो होती है वो सीएनएस का मॉडरेट डिप्रेशन, पशु को आर्टिफिशियल तरीके से नींद में लाया जाता है। अब देखते हैं हम मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट कि वे कारक जो मांसपेशियां या मसल्स को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। वे कारक जो मांसपेशियां या मसल्स को रिलैक्स करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, मसल रिलैक्सेंट कहलाते हैं। तो मसल रिलैक्सेंट के एग्जाम्पल या उदाहरण के रूप में देखते हैं, तो इसके उदाहरण जो होंगे वो क्या होंगे। तो एक उदाहरण है इसका फ्लेक्सिडिल है और दूसरा है इसके अंदर सक्सिनिल कोलिन क्लोराइड। तो इसका एग्जाम्पल हो गया सक्सिनिल कोलिन क्लोराइड और फ्लेक्सिडिल। ये दो उदाहरण हैं जो मसल रिलैक्सेंट कहलाते हैं, तो जो मांसपेशियों को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर प्री एनेस्थेटिक एजेंट या प्री एनेस्थीसिया क्या होता है। तो प्री एनेस्थेटिक क्या होते हैं कि वे कारक जो जनरल एनेस्थीसिया से पहले दिए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्री एनेस्थीसिया या प्री एनेस्थेटिक एजेंट कहलाते हैं। तो वे कारक जो जनरल एनेस्थीसिया से पहले दिए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्री एनेस्थेटिक एजेंट, या जिसे हम प्री एनेस्थीसिया कहते हैं।
तो एट्रोपिन सल्फेट भी एनेस्थीसिया से पहले लगाया जाता है उसके सलाइवरी सिक्रेशंस को कम करने के लिए। तो एक इंजेक्शन आता है इसमें एट्रोपिन सल्फेट। और बाकी इंजेक्शन में देखा जाए तो जैसे जाइलाजीन है, इसका भी यूज किया जाता है, ये भी एक प्रकार का प्री एनेस्थीसिया होता है। ट्रैंक्विलाइजर्स भी ये सारे के सारे प्री एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं। न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिक होते हैं, ये भी सारे के सारे प्री एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं। तो वे कारक जो जनरल एनेस्थीसिया से पहले दिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्री एनेस्थीसिया। तो आगे इसका डिटेल क्लासिफिकेशन आ जाएगा इसके अंदर। तो आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर कॉर्डल एपिड्यूरल, और एक होता है इसके अंदर क्रेनियल एपिड्यूरल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्डल एपिड्यूरल है, इसको हम पोस्टीरियर भी बोलते हैं, पोस्टीरियर। और क्रेनियल वाला क्या कहलाता है? एंटीरियर। एंटीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कौन सा होता है, कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कौन सा होता है, ये हमारे को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमल के हिसाब से, जैसे वर्टिबल कॉलम है किसी एनिमल का, तो यहाँ पे थोरेसिक जो वर्टिब्रा है उसके बाद जो हिस्सा आता है लंबर का आता है, लंबर के बाद सैक्रम आता है और सैक्रम के बाद कॉक्सिजियल स्टार्ट हो जाता है। तो देखो क्रेनियल एपिड्यूरल जो कहाँ लगता है, तो क्रेनियल एपिड्यूरल की यदि बात करते हैं तो ये लंबर वर्टिब्रा आएंगी इसके अंदर। तो लास्ट लंबर और फर्स्ट जो सैक्रम के बीच में हम लगाते हैं तो वो कहलाता है क्रेनियल एपिड्यूरल, या जिसे हम एंटीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये लगता है इसके अंदर लास्ट लंबर वर्टिब्रा, लास्ट लंबर वर्टिब्रा व फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा या सैक्रम वर्टिब्रा जो होती है उसके बीच में स्पेस में हम लगाते हैं तो वो एनेस्थीसिया कहलाता है क्रेनियल एपिड्यूरल, या इसे हम कहते हैं एंटीरियर एपिड्यूरल। इसी प्रकार से देखो कॉर्डल कहां पे लगता है, तो ये वाला सैक्रम वाला हिस्सा आ गया और ये कॉक्सिजियल आ गया। तो लास्ट सैक्रम और फर्स्ट कॉक्सिजियल के बीच में हम जो लगाते हैं उसे बोलते हैं कॉर्डल एपिड्यूरल। तो ये लगता है इसके अंदर लास्ट सैक्रम व फर्स्ट कॉक्सिजियल जो वर्टिब्रा आएगी उसके बीच में लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो ये था कॉर्डल एपिड्यूरल और क्रेनियल एपिड्यूरल के बारे में। अब देखो इसमें हम घोड़े के अंदर बात कर लेते हैं। हॉर्स इक्वाइन के अंदर यदि देखते हैं तो घोड़े के अंदर जो कॉर्डल एपिड्यूरल है इसमें क्या होता है, घोड़े में लास्ट सैक्रम वाला जो हिस्सा, लास्ट सैक्रम और फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रा जो होती है आपस में फ्यूज होती है। इसलिए घोड़े के अंदर यदि कॉर्डल एपिड्यूरल हमारे को लगाना है तो वो फर्स्ट कॉक्सिजियल व सेकंड कॉक्सिजियल, सेकंड कॉक्सिजियल जो वर्टिब्रा स्पेस होगी वहां पे लगाते हैं, के बीच में लगाएंगे तो वो एनेस्थीसिया कौन सा होता है, घोड़े के अंदर कॉर्डल एपिड्यूरल। यानी कि घोड़े में जो कॉर्डल एपिड्यूरल लगता है वो फर्स्ट और सेकंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा के बीच में लगता है, क्योंकि घोड़े के अंदर लास्ट सैक्रम व फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रा फ्यूज होती है। तो एनेस्थीसिया का हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो एनेस्थीसिया के क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास एनेस्थीसिया या निश्चेतक है तो इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको बांटा गया है, फर्स्ट भाग है इसका लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया है। दूसरा भाग इसके अंदर है प्री एनेस्थीसिया, प्री एनेस्थीसिया हो गया। और तीसरा भाग होता है इसका जनरल एनेस्थीसिया। तो इसको पूरा डिटेल से देखते हैं कि मेनली एनेस्थीसिया को तीन भागों के अंदर बांटा गया है, लोकल एनेस्थीसिया, प्री एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में। तो अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया, इसके उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले
इसका एग्जाम्पल देखें तो एक तो आएगा इसमें लिग्नोकेन, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो 2% हम यूज करते हैं। लिग्नोकेन के बाद है बुपीवाकेन, ब्यूटाकेन, कोकेन, प्रोकेन व इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड। तो इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं, लिग्नोकेन, बुपीवाकेन, ब्यूटाकेन, कोकेन, प्रोकेन और इथाइलिन क्लोराइड। ये हैं सारे के सारे लोकल एनेस्थीसिया। ये थे लोकल एनेस्थीसिया। उसका आगे भी हम डिटेल से क्लासिफिकेशन अब देखेंगे लोकल एनेस्थीसिया के अंदर। उसके बाद हम लेते हैं प्री एनेस्थीसिया। अब देखो जो प्री एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं इनको भी आगे 4 भागों के अंदर बांटा गया है। तो ये 4 भाग इसके देखो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला भाग जो आता है इसका वो आता है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आता है इसके अंदर दूसरे भाग, इसके अंदर मॉर्फिन व उसके सब्स्टिट्यूट। तो मॉर्फिन और उसके सब्स्टिट्यूट आगे। तीसरा क्लासिफिकेशन में इसमें आता है ट्रैंक्यूलाइजर और चौथे में इसको बांटा है न्यूरो लेप्टिक एनाल्जेसिक, न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिक। यानी कि प्री एनेस्थीसिया को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, मॉर्फिन व उसके सब्स्टिट्यूट, ट्रैंक्यूलाइजर, न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिक। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एंटीकोलिनर्जिक एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसका मेन एग्जांपल में आता है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट जो होता है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होता है। दूसरा इसका एग्जांपल है ग्लाइकोपाइरोलेट, ग्लाइकोपाइरोलेट है इसका एग्जांपल। और थर्ड एग्जांपल है इसका हायोसाइन, जिसे हम स्कोपोलामाइन भी कहते हैं, हायोसाइन या जिसे हम कहते हैं स्कोपोलामाइन। तो ये हैं तीनों के तीनों एंटीकोलिनर्जिक एजेंट कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मॉर्फिन व उसके सब्स्टिट्यूट के अंदर। तो सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर मॉर्फिन ही आ जाएगा। तो ये आ गया इसके अंदर मॉर्फिन। फिर इसका एग्जांपल आता है मिथाडोन। फिर आता है इसमें मेपेरेडिन, मेपेरेडिन हाइड्रोक्लोराइड, मेपेरेडिन हाइड्रोक्लोराइड इसका एग्जांपल आ जाएगा। फिर आ जाएगा इसके अंदर फेंटानिल, एक एग्जांपल है इसका सुफेंटानिल। और एक एग्जांपल है इसका कारफेंटानिल, कारफेंटानिल। यानी कि इसके एग्जांपल देखो मॉर्फिन, मिथाडोन, मेपेरेडिन हाइड्रोक्लोराइड, फेंटानिल, सुफेंटानिल, कारफेंटानिल। और इसी प्रकार से इटॉर्फिन, इटॉर्फिन भी मॉर्फिन सब्स्टिट्यूट है। इटॉर्फिन जिसको हम बोलते हैं M99 के नाम से। तो इटॉर्फिन आ गया इसके अंदर, पेंटाजोसिन आ गया। और एक एग्जांपल इसका आता है ब्यूटॉरफिनोल के नाम से। तो ये एग्जांपल हमारे को याद रखने हैं। मॉर्फिन उसके सब्स्टिट्यूट में आ जाता है मॉर्फिन, मिथाडोन, मेपेरिडिन हाइड्रोक्लोराइड, फेंटानिल, सुफेंटानिल, कारफेंटानिल, इटॉर्फिन, पेंटाजोसिन और ब्यूटॉरफिनोल। अब देखते हैं हम इसमें ट्रैंक्यूलाइजर के रूप में। ट्रैंक्यूलाइजर इसके अंदर कौन कौन से होते हैं।
तो ट्रैंकुलाइजर के अंदर सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। तो पहला एग्जांपल आएगा इसके अंदर ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। ट्राइफ्लूप्रोमाजिन जिसे हम कहते हैं सिक्विल, जिसे हम सिक्विल के नाम से जो जानते हैं। उसके बाद आता है क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, और क्लोरप्रोमाजिन को जाना जाता है लार्जेक्टिल, लार्जेक्टिल के नाम से जानते हैं क्लोरप्रोमाजिन को। फिर आता है इसके अंदर प्रोमाजिन, और प्रोमाजिन को जानते हैं हम सेपेरिन के नाम से। और फिर आता है इसमें प्रोमिथाजिन, प्रोमिथाजिन जिसे हम फेनर्जन के नाम से जानते हैं, फेनर्जन के नाम से जानते हैं। तो ये ट्राइफ्लोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, ये सारे के सारे हाइड्रोक्लोराइड होते हैं। क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, HCl जिसको ऐड करेंगे हम, प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये सारे हाइड्रोक्लोराइड इसमें जुड़ता है। तो ट्राइफ्लूप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड कहलाता है सिक्विल, क्लोरप्रोमाजिन कहलाता है लार्जेक्टिल, प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड कहलाता है सेपेरिन, और प्रोमिथाजिन जो होता है वो कहलाता है फेनर्जन। एक एग्जांपल आता है इसमें ड्रोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल आता है, और एक एग्जांपल आता है इसमें एसिप्रोमाजिन, एक एग्जांपल इसका होता है एसिप्रोमाजिन। तो ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। और उसके अलावा इसमें ट्रैंकुलाइजर्स के अंदर एक कैटेगरी आती है अल्फा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। अल्फा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात करते हैं तो उसमें ट्रैंकुलाइजर्स कौन कौन से आते हैं। एक आता है इसके अंदर जाइलाजिन, एक एग्जांपल आता है इसके अंदर डायजेपाम, और एक एग्जांपल आता है इसमें डिटोमिडीन, डिटोमिडीन। तो ये हैं अल्फा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट जो कि ट्रैंकुलाइजर के अंदर आते हैं। अब इसमें हम देखते हैं प्री एनेस्थीसिया के अंदर जो लास्ट बचा है न्यूरोलेप्टिक अनाल्जेसिक। अब न्यूरोलेप्टिक अनाल्जेसिक जो होता है इसमें दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा। एक ड्रग तो मॉर्फिन और उसके सब्स्टिट्यूट की होती है, और एक ड्रग इसमें ट्रैंकुलाइजर से लेते हैं। इसी प्रकार से यदि हम इसमें एक ड्रग फेंटानिल साइट्रेट यहां से ले लिया तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसको बोलते हैं हम इनोरवेट, इनोरवेट इसको हम कहते हैं, और इसका रेशो 150 का होता है। तो एक ड्रग तो हम इसमें मॉर्फिन वाले में लेते हैं फेंटानिल, तो ये फेंटानिल साइट्रेट के नाम से आता है, फेंटानिल साइट्रेट। और एक ड्रग इसके अंदर हम लेते हैं तो ये ले लेंगे ड्रोपेरिडोल। तो ये इसका रेशो 150 का होता है जिसको हम इनोरवेट के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, न्यूरोलेप्टिक अनाल्जेसिक, दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं इसका, मिथाडोन। एक तो लेते हैं इसके अंदर मिथाडोन, और दूसरी ड्रग इसके अंदर हम लेते हैं एसिप्रोमाजिन, एसिप्रोमाजिन। तो दूसरी ड्रग हमने ले ली एसिप्रोमाजिन, और इनका जो रेशो होता है वो 1:1 का होता है। लेकिन फेंटानिल साइट्रेट्स और ड्रोपेरिडोल का रेशो 150 का होता है, जिसे हम इनोरवेट के नाम से जानते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। कुछ लोकल एनेस्थीसिया के बारे में देखा, जो इसके एग्जांपल हमने देखे। फिर हमने प्री एनेस्थीसिया को कंप्लीटली देख लिया है। इसको 4 भागों में हमने डिवाइड किया था, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, मॉर्फिन और उसके सब्स्टिट्यूट, तीसरा हमने देखा ट्रैंकुलाइजर, और चौथा हमने देखा न्यूरोलेप्टिक अनाल्जेसिक। उसमें देखो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट में तो आगे थे एट्रोपिन सल्फेट, ग्लाइकोपाइरोलेट, हायोसाइन या स्कोपोलामाइन। अब मॉर्फिन और उसके सब्स्टिट्यूट में हमने देखा था, उसमें एग्जांपल आगे थे मॉर्फिन, मिथाडोन, मेपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड, फेंटानिल, सुफेंटानिल, कारफेंटानिल, इटॉर्फिन, पेंटाजोसिन, बिटॉर्फिनोल। अब देखो इसके अंदर जो पेंटाजोसिन है, इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि यदि घोड़े के अंदर कोलिक की कंडीशन है, तो घोड़े में जब कोलिक होता है उस कंडीशन में इसको पेंटाजोसिन को यूज किया जाता है। और इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि इटॉर्फिन या M99 है, तो इसका यूज ज्यादातर कहां पे होता है कि जितने भी वाइल्ड एनिमल होते हैं
वाइल्ड एनिमल हैं उनको ट्रैंकुलाइज करना है तो उसके अंदर हम यूज करते हैं इटॉर्फिन यानी कि M99 का। तो वाइल्ड एनिमल को यदि ट्रैंकुलाइज करने में यूज करते हैं M99 या इटॉर्फिन का, और पेंटाजोसिन जो होता है वो घोड़े के कॉलिक में यूज होता है। उसके बाद हमने देखो ट्रैंकुलाइजर्स देखे थे, ट्राइफ्लोप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड सेक्वेल बोला, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड को लार्जेक्टिल कहते हैं, प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड को सेपेरिन, प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड को फेनर्जन, ड्रोपेरिडोल और एसिप्रोमाजिन। इसी ट्रैंकुलाइजर के अंदर अल्फा टू एड्रिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट आते हैं, जाइलाजिन, डायजेपाम और डिटोमिडिन। फिर हमने देखा न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिक, इसके अंदर दो ड्रग का कॉम्बिनेशन आता है, एक ड्रग मॉर्फिन की होती है, दूसरी ड्रग इसमें ट्रैंकुलाइजर की होती है। इनॉर्बिट 150 का रेशो होता है फेंटानिल साइट्रेट और ड्रोपेरिडोल का, और एक ड्रग इसमें से मिथाडोन ली हमने और एक ड्रग इसमें से एसिप्रोमाजिन ली, तो इनका रेशो होता है इसमें 1:1 का। तो ये पूरा का पूरा डिटेल प्री एनेस्थीसिया के बारे में है। उसके बाद हम देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। तो जनरल एनेस्थीसिया को हम अलग से देखते हैं। तो देखो हम इसमें देख रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन। तो जनरल एनेस्थीसिया को भी आगे 4 भागों के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला भाग इसके अंदर जो डिवाइड किया है वो आते हैं बारबीचुरेट्स। पहला क्लासिफिकेशन में बारबीचुरेट्स। दूसरा इसको डिवाइड किया है नॉन बारबीचुरेट्स। तीसरा इसको डिवाइड किया है डिसोसिएटिव। चौथा आता है इसके अंदर वास्प एनेस्थीसिया। वास्प एनेस्थीसिया या इसे बोलते हैं हम इनहेलेंट एनेस्थीसिया। तो ये 4 भागों के अंदर डिवाइड किया है जनरल एनेस्थीसिया को, बारबीचुरेट्स, नॉन बारबीचुरेट्स, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, वास्प एनेस्थीसिया या इनहेलेंट एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बारबीचुरेट्स के बारे में। तो बारबीचुरेट्स को भी आगे 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहली कैटेगरी आती है इसके अंदर लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब होता है कि ऐसे एनेस्थीसिया जिसमें हम कोई लंबी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ज्यादा समय तक चलने वाली सर्जरी है, तो उसमें हम यूज करते हैं लॉन्ग एक्टिंग बारबीचुरेट्स का। तो इसका जो इफेक्ट होता है वो 6 से 12 घंटे तक होता है। और इसके उदाहरण की यदि बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल्स जो होता है फिनोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल। उसके बाद देखते हैं लॉन्ग के बाद आता है दूसरा, इसके अंदर आ जाता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, यानी कि इसका इफेक्ट जो होता है वो 3 से 6 घंटे तक रहता है। इसका एग्जाम्पल यदि बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आएगा पेंटोबार्बिटल। इसी प्रकार से एक आता है शॉर्ट एक्टिंग। अब शॉर्ट एक्टिंग जो होता है उसका जो इफेक्ट रहता है वो लगभग 1 से 3 घंटे तक इसमें रहता है। और उदाहरण की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आता है सैको बारबीटल। और एक आता है इसमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो होती है, ये बारबीचुरेट्स जो होता है इसका इफेक्ट जो रहता है वो 20 से 30 मिनट रहता है। और इसके उदाहरण की बात करते हैं तो इसका उदाहरण आता है मिथोहेक्सीटल। तो इसका एग्जाम्पल आएगा मिथोहेक्सीटल। तो इसमें हम बारबीचुरेट्स को देखा है। तो बारबीचुरेट्स को आगे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। लॉन्ग एक्टिंग जिसका इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है, 6 से 12 घंटे तक रहता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फिनोबार्बिटल। इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसका इफेक्ट 3 से 6 घंटे तक रहता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पेंटोबार्बिटल। शॉर्ट एक्टिंग, इसका इफेक्ट 1 से 3 घंटे तक रहता है। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सैकोबार्बिटल। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इसका इफेक्ट 20 से 30 मिनट रहता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आएगा मिथोहेक्सीटल। तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि जो नॉन बारबीचुरेट्स हैं इसके एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होंगे। तो पहला इसका एग्जाम्पल आता है प्रोपाफोल। दूसरा एग्जाम्पल है इसका क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। तीसरा इसका एग्जाम्पल है क्लोरल हाइड्रेट।
प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम क्लोरमैग के नाम से जानते हैं। क्लोरल हाइड्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम क्लोरमैग के नाम से जानते हैं। और लास्ट एग्जांपल है इसके अंदर क्लोरल हाइड्रेट प्लस में मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस में पेंटोबार्बिटोन, जिसे हम इक्विथेसिन के नाम से जानते हैं। और ये ज्यादातर घोड़ों के अंदर एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है क्लोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस पेंटोबार्बिटन। पेंटोबार्बिटल या पेंटोबार्बिटोन, इसे हम इक्विथेसिन के नाम से जानते हैं और घोड़ों के अंदर ये एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। नॉन बार्बिट्रेट्स कैटेगरी में आते हैं प्रोपाफॉल, क्लोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम क्लोरमैग के नाम से जानते हैं। क्लोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस पेंटोबार्बिटोन, जिसे हम इक्विथेसिन के नाम से जानते हैं, और ये यूज किया जाता है घोड़ों के अंदर। अब हम देखते हैं कि डिसोसिएटिव जो एनेस्थीसिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो डिसोसिएटिव में एक एनेस्थीसिया आता है कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड। कीटामीन जो बहुत ही पॉपुलर है, यूज किया जाता है। तो कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। एक इसका एग्जांपल आता है फेनसाइक्लिडीन, और एक एग्जांपल आता है इसका टिलेटामाइन। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के अंदर तीन एग्जांपल हैं, कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड, फेनसाइक्लिडीन और टिलेटामाइन। तो ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वाष्प एनेस्थीसिया या इनहेलेंट एनेस्थीसिया के बारे में। तो इनहेलेंट और वाष्प एनेस्थीसिया के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, इसके अंदर आएगा क्लोरोफॉर्म, दूसरा एग्जांपल बात करते हैं तो हेलोथेन, एक एग्जांपल आता है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड इन फ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन और लास्ट एग्जांपल है इसका डाई इथाइल या डाई एथिल ईथर। तो ये एनेस्थीसिया हम करते हैं इनहेलेंट एनेस्थीसिया या वाष्प एनेस्थीसिया में। तो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था जनरल एनेस्थीसिया, इसकी चार कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था, बार्बिट्रेट्स, नॉन बार्बिट्रेट्स, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, वाष्प या इनहेलेंट एनेस्थीसिया। तो बार्बिट्रेट्स के अंदर हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था, तो इसको चार भागों में डिवाइड किया। लॉन्ग एक्टिंग जो 6 से 12 घंटे तक इफेक्ट रहता है, एग्जांपल इसका फिनोबार्बिटल। इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसका अफेक्ट जो होता है वो 3 से 6 घंटे का होता है, एग्जांपल इसका पेंटोबार्बिटल। शॉर्ट एक्टिंग, इसका अफेक्ट जो होता है वो 1 से 3 घंटे तक रहता है, एग्जांपल इसका सेकोबार्बिटल। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जिसका अफेक्ट 20 से 30 मिनट रहता है, इसका एग्जांपल मिथोहेक्सिटल। और नॉन बार्बिट्रेट्स की बात करते हैं तो इसमें प्रोपाफॉल आ जाता है, क्लोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम क्लोरमैग के नाम से जानते हैं, क्लोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस पेंटोबार्बिटोन, जिसे हम इक्विथेसिन के नाम से जानते हैं, और ये घोड़ों के अंदर एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था डिसोसिएटिव, इसमें एनेस्थीसिया में आता है कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड, फेनसाइक्लिडीन, टिलेटामाइन। और उसके बाद लास्ट वाष्प एनेस्थीसिया और इनहेलेंट एनेस्थीसिया में हमने देखा क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन और डाई एथिल ईथर। तो ये है जनरल एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन। तो इसमें कई बार एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं कि जैसे ये एग्जांपल दे दिए हैं इसके अंदर, तो पूछ लेते हैं कि निम्न में से डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है। तो यदि हमारे डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के नाम याद हैं तो हमारा आंसर सही हो सकता है। तो उस दृष्टि से हमारे को थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार इसमें पूछ लेते हैं कि निम्न में से बार्बिट्रेट्स कौन से हैं जो लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आते हैं, या इंटरमीडिएट में आते हैं, या शॉर्ट में आते हैं। तो कैसे भी इसको हर तरीके से इसको एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकते हैं। तो आगे हम लोकल एनेस्थीसिया के हमने एग्जाम्पल, तो हमने उदाहरण जो होते हैं वो तो हमने देख लिए थे इसके
उदाहरण कौन कौन से हैं, उसके बाद इसके टाइप्स हैं, उसका क्लासिफिकेशन है, थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया के बारे में डिटेल देखते हैं। पहला आएगा टॉपिकल एनेस्थीसिया कौन सा होता है। टॉपिकल के बाद आता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया कौन सा होता है। थर्ड है इसके अंदर रीजनल। तो रीजनल एनेस्थीसिया इसके अंदर कौन सा होता है। रीजनल एनेस्थीसिया के बाद आता है इसमें एपिड्यूरल। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कौन सा होता है। एपिड्यूरल के बाद आता है स्पाइनल। स्पाइनल एनेस्थीसिया। और स्पाइनल के बाद आता है इसमें इंट्रावीनस। तो इसमें देखें लोकल एनेस्थीसिया के जो टाइप्स हैं, टॉपिकल एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, रीजनल, एपिड्यूरल, स्पाइनल और इंट्रावीनस। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉपिकल एनेस्थीसिया क्या होता है। टॉपिकल का मतलब होता है कि जैसे हम स्किन के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन पर, यानी कि म्यूकस जो झिल्ली होती है उस पर डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम टॉपिकल एनेस्थीसिया। और टॉपिकल एनेस्थीसिया लोकल के रूप में यदि देखते हैं तो ये स्प्रे फॉर्म के अंदर भी आता है। तो ये स्प्रे में भी आएगा, ऑइंटमेंट भी आते हैं, इसके जेल भी आते हैं। तो ये डायरेक्ट हम स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है। तो ये दिया जाता है टिश्यू के अंदर। तो किसी भी ऊतक के अंदर ये दिया जाता है। तो जैसे हम देखते ही हैं कोई भी ऑपरेशन हम इसमें करते हैं, तो ऑपरेशन जब हम करेंगे तो उसके अंदर क्या करते हैं कि सबक्यूटेनियस स्पेस के अंदर या इंट्राडर्मल है या स्किन के अंदर लगाते हैं, तो टिश्यू के अंदर दिया जाता है, तो वो एनेस्थीसिया होता है इसमें इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। जैसे कोई भी हम साइट तैयार करते हैं ऑपरेशन के लिए और जहां ऑपरेशन करना है उस साइट पे हम इनफिल्ट्रेट करते हैं, यानी कि ये कहां पे देते हैं, हम टिश्यू के अंदर देते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया ये कहां लगाया जाता है। तो रीजनल एनेस्थीसिया हमेशा जो नर्व होता है या नर्व होती है उसके नजदीक दिया जाता है। तो नर्व के नजदीक या नियर ऑफ नर्व के पास में दिया जाता है, तो इसको नर्व के नजदीक देते हैं ताकि वहां की नर्व जो होती है वो डिसेंसिटाइज हो जाती है। तो ये होता है रीजनल एनेस्थीसिया। यदि एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे हमने देखा था पैरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक करते हैं हम, तो पैरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक है, या इन्वर्टेड एल ब्लॉक करते हैं हम, एल या टी शेप के अंदर जो एनेस्थीसिया हम देते हैं, जैसे सिजेरियन सेक्शन करते हैं हम इसके अंदर और रूमिनोटोमी करते हैं, तो उसमें पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो जैसे कि इसके एग्जांपल में देखा जाए तो जैसे रूमिनोटोमी ऑपरेशन आ जाता है, इसमें सिजेरियन आ जाता है, तो इनके दौरान हम कौन सा देते हैं, रीजनल देते हैं, यानी कि उसको नर्व के नजदीक लोकल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट किया जाता है। यदि उसको डायरेक्ट टिश्यू के अंदर इंजेक्ट करके करते हैं तो वो एनेस्थीसिया कहलाता है इनफिल्ट्रेशन। अब देखो एपिड्यूरल कहाँ दिया जाता है। तो ये वर्टिब्रल जो स्पेस होता है, यानी कि दो वर्टिब्रा के बीच के अंदर स्पेस के अंदर लगाया जाता है। दो वर्टिब्रा की जो स्पेस होता है उसके बीच में दिया जाता है इसके अंदर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। स्पाइनल कहाँ दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सीएसएफ फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, वो कहलाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब इंट्रावीनस कैसे देते हैं, तो ये किस में देते हैं, हम सिरा के अंदर या वेन के अंदर देते हैं। जैसे मान लो किसी लिम्ब का या पैर का एम्पुटेशन करना है, तो उस एम्पुटेशन करने के लिए इसमें खास ये बात ध्यान रखनी है कि जिस लिम्ब का हम एम्पुटेशन कर रहे हैं, तो इंट्रावीनस जहां पे देंगे हम, तो उसके ऊपर हम सबसे पहले टॉर्निकेट बांध देते हैं। यदि इंट्रावीनस हमने उसमें दे दिया तो ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, जिससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसलिए इंट्रावीनस कंडीशन के अंदर टॉर्निकेट बांधना बहुत जरूरी है। तो उसकी वेन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और यहाँ से लिम्ब को एम्पूट करना है, उसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये होता है इंट्रावीनस लोकल एनेस्थीसिया हम कैसे लगाते हैं, तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो टॉपिकल को डायरेक्ट हमने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया था। इनफिल्ट्रेट एनेस्थीसिया को हमने टिश्यू के अंदर इंजेक्ट किया था। रीजनल के अंदर हम नर्व के नजदीक लगा रहे हैं। एपिड्यूरल को हम दो वर्टिब्रा के स्पेस के बीच में लगा रहे हैं। स्पाइनल को हम स्पाइनल कॉर्ड का जो सीएस फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसमें लगा रहे हैं। इंट्रावीनस को डायरेक्ट वेन और सिरा के अंदर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉर्निकेट जो होता है वो हमारे को इसमें बांधना पड़ता है। तो ये है लोकल एनेस्थीसिया के क्लासिफिकेशन के बारे में।
देखो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट हैं, जैसे एक हमने बोल लिखा है इसमें जाइलाजीन का एंटीडोट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि जोम्बिन होता है। तो जाइलाजीन कई बार किसी एनिमल के ज़्यादा हम क्वांटिटी के अंदर दे देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसमें एंटीडोट जो यूज़ किया जाता है, जोम्बिन का यूज़ किया जाता है। और कुछ हमने इसमें इम्पोर्टेंट जो डोज रेट है एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कि जाइलाजीन है, तो इंजेक्शन जाइलाजीन जो सिडेशन के रूप में यूज करते हैं, इसकी डोज रेट हम देखते हैं डॉग और कैट के अंदर इसकी डोज होती है 1 से 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और यदि ये हॉर्स या घोड़े में यूज करते हैं तो 0.1 से लेके 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज करते हैं। इसी प्रकार से कैटल, बफेलो और शीप गोट, यानी कि ये सारे के सारे रूमिनेंट एनिमल हैं, और रूमिनेंट एनिमल के अंदर जाइलाजीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, यूज बहुत कम किया जाता है इसको। लेकिन इसकी डोज की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो डोज होती है 0.05 से 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं। और कैमल में इसकी जो डोज होती है 0.4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। इसी प्रकार से हम कीटामिन की डोज रेट देखते हैं, तो डॉग्स के अंदर इसकी जो डोज होती है 2 से 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और हॉर्स के अंदर इसकी डोज होती है 2.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। और सिक्विल की यदि हम बात करें तो डॉग में 1 से 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं सिक्विल, और हॉर्स में 0.2 से लेके 0.3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं। और इसी प्रकार से एट्रोपिन सल्फेट जो है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट प्री एनेस्थीसिया में यूज किए जाते हैं, तो डॉग और कैट में इसकी जो डोज होती है वो 0.02 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डोज रेट्स हैं, कई बार एग्जाम के अंदर डोज रेट के हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये एनेस्थीसिया जो हमने इसमें डिटेल से डिस्कशन में आया है। तो दोस्तों ये यदि वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।